हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं राजकुमारी मीरा की कहानी। चैप्टर 37 दोस्तों से मुलाकात। प्रधानाध्यापक जी का कक्ष। अपने सवाल का जवाब ना मिलता देख प्रधान अध्यापक जी चुप हो गए। वह जानते थे अगर संत देवांश एक बार किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो कोई भी उनसे उस सवाल को दोबारा पूछने की या उसका उत्तर जानने की गलती नहीं करना चाहता था। संत देवांश कुछ ही समय के लिए प्रधान अध्यापक के कक्ष में रुके। इसके बाद वह वापस उनके लिए बनाए गए कक्ष में चले गए। प्रधान अध्यापक जी उन्हें उनके कक्ष तक स्वयं छोड़ना चाहते थे, पर संत देवांश ने उन्हें मना कर दिया, जिसे सुन उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। रात का वक्त। रात के अंधेरे में एक काली परछाई रहस्यमयी अकेडमी से बाहर की तरफ निकली, जिसे देख पाना अकेडमी के रक्षकों के लिए नामुमकिन बराबर था। वह परछाई तेजी से टेलीपोर्ट होकर अकेडमी के पीछे बने घने जंगल की तरफ गई। उसने अपनी काली आंखों से चारों तरफ प्रशिक्षण किया, पर उसे आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था, जिसे देख वह परछाई पास के एक ऊंचे पेड़ के ऊपर खड़ी होकर कुछ समय तक पूरे जंगल को ध्यान से देखने लगी। पर जंगल में अंधेरे और खतरनाक जानवरों की आवाज़ों के अलावा आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक उस परछाई ने अपना सर पकड़ा। उसने जल्दी से अपने चेहरे पर बंधा हुआ नकाब हटाया, एक दो बार गहरी सांस ली, जिससे उसका चेहरा दिखाई देने लगा। यह नकाबपोश और कोई नहीं बल्कि माही थी। माही के सर में एक बार फिर वही भयंकर दर्द उठा, जिसके कारण वह एक बार दोपहर में बेहोश हो गई थी। उसने कुछ समय गहरी सांस लेकर अपने आप को संभालने की कोशिश की और अपने मन को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय की कोशिश के बाद आखिरकार माही को अपने सर का दर्द कुछ हल्का सा महसूस हुआ। तभी कुछ आकृतियां माही की आंखों के सामने फ्लैश होकर गई, जिसे देख माही ने तुरंत अपनी आंखें खोली और जंगल की पूर्वी दिशा की तरफ अपना रुख किया। वह बहुत तेजी से हवाओं को चीरते हुए जंगल की पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ती जा रही थी। रास्ते भर माही को जंगल के खतरनाक जानवर दिखाई दिए, क्योंकि इस जंगल की पूर्वी दिशा में सबसे ज्यादा खतरनाक और घातक जानवर पाए जाते थे। पर माही ने अपनी टेलीपोर्टेशन शक्ति के कारण उन सभी को आसानी से पार कर लिया। इस समय माही एक ऊंची चोटी के किनारे खड़ी थी। माही ने ध्यान से उस चोटी को देखा, जो किसी बड़ी चट्टान के समान थी। इस समय जंगल में बहुत अधिक अंधेरा था, जिससे आसपास कुछ देख पाना लगभग नामुमकिन सा हो रहा था। पर चांद की आती हुई रोशनी वह थोड़ी थोड़ी प्रकाश फैला रही थी। माही ने अपनी काली गहरी आंखों से उस बड़ी सी चट्टान को ध्यान से देखा। कुछ समय उसे ध्यान से देखने के बाद माही ने अपनी आंखें बंद की, जिसके बाद माही के माथे पर उसका 4 रंगों का कमल चमकने लगा। माही ने अपने हाथों में वायु शक्ति को इकट्ठा किया और एक जोरदार वार सामने लगी एक बड़ी सी चट्टान पर किया, जिसके कारण वह चट्टान कई टुकड़ों में बिखरकर टूट गई, जिसके कुछ हिस्से माही के पैरों के आसपास बिखरे हुए थे। चट्टान के अपने सामने से हटते ही उसके पीछे माही को एक गुफा नजर आई। माही ने अपनी अग्नि तत्व को जागृत कर उसके कई गोले हवा में फैला दिए, जिससे उस अंधकार भरी गुफा में आखिरकार प्रकाश हो गया। माही ने बिना देर किए उस गुफा के अंदर प्रवेश किया। माही जैसे जैसे उस गुफा के अंदर बढ़ती जा रही थी, उसकी आंखों में नजर आने वाली शांति धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगी, क्योंकि माही को अपने आसपास खून की गंध आ रही थी, जिसे समझ माही ने बेचैनी से इधर उधर देखना शुरू किया। कुछ समय की कोशिश के बाद माही को दूर कुछ चमकता नजर आया, जिसे देख माही जल्दी से उस दिशा की तरफ बढ़ने लगी। पर सामने का नजारा देख माही कुछ समय के लिए अपने स्थान पर स्तंभ होकर खड़ी रही। वह अपनी खाली आंखों से सामने घायल पड़े अपने दोस्तों को देख रही थी, जिनकी दशा माही को इस समय बहुत खराब लग रही थी। माही ने जल्दी से आगे बढ़ पास घायल पड़ी रोशनी को देखा, पर वह अपने होश में नहीं थी। माही ने इसी तरह विशाल और तनिष्क के पास भी गई, पर कोई भी अपने होश में नहीं था, जिसे देख माही के चेहरे पर परेशानी की लकीरें छा गईं। माही को आसपास अपने तीनों दोस्त मिल गए थे, पर माही को कहीं भी अपना छोटा ड्रैगन दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे देख माही एक बार फिर परेशान हो गई। माही ने जल्दी से तनिष्क, रोशनी और विशाल को दीवार के सहारे बैठाया और अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर उन्हें होश में लाने की कोशिश की, पर इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। बहुत कोशिशों के बाद भी माही उन्हें वापस होश में नहीं ला पाई,
जिसे देख माही ने जल्दी से अपने छोटे ड्रैगन को ढूंढकर वापस अकेडमी जाने का फैसला किया। उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों की दशा कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उन सब की सांस बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी। माही जल्दी से उठी और आसपास अपने छोटे ड्रैगन को ढूंढने लगी। कुछ देर यूं ही आसपास ढूंढने के बाद माही को एक छोटे से पत्थर के पीछे कुछ नजर आया, जिसे देख माही जल्दी से उस दिशा की तरफ भागी। सामने उसका छोटा ड्रैगन अपने असल रूप में था, पर बहुत घायल अवस्था में बेहोश पड़ा था। माही, जो अपने इमोशंस को बहुत अच्छी तरह काबू में रखती थी, अपने छोटे ड्रैगन की इस दशा को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। उसके छोटे से शरीर पर बहुत से चोटों के निशान थे, जिससे एक सफेद लिक्विड बाहर निकल रहा था। माही जानती थी वह सफेद लिक्विड कुछ और नहीं, उसके छोटे ड्रैगन का खून था। माही ने आगे बढ़ जल्दी से अपने छोटे ड्रैगन को अपनी बाहों में उठा लिया। शायद यह जिंदगी में पहली बार था जब माही के हाथ इस तरह कांप रहे थे। माही जल्दी से अपने दोस्तों के पास लौट आई। उसे अब किसी भी तरह इस जगह से निकलना था, इसलिए उसने अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर अपनी ऊर्जा में परिवर्तित किया और तनिष्क को वहां से टेलीपोर्ट कर वापस रहस्यमयी अकेडमी में ले आई। वह एक साथ उन सबको अपने साथ नहीं ला सकती थी, इसलिए माही ने एक बार फिर टेलीपोर्ट हुई और इसी तरह वह रोशनी, विशाल और आखिर में अपने छोटे ड्रैगन को अपनी बाहों में समेटकर वापस रहस्यमयी अकेडमी में टेलीपोर्ट हो गई। इस समय माही का सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। आज उसने टेलीपोर्टेशन में अपनी बहुत सी ऊर्जा समाप्त कर दी थी। वहीं गुफा के बाहर एक कूचे पेड़ के ऊपर दो काली परछाइयां माही की हर एक हरकत पर अपनी नजर रखे हुए थी। माही के वहां से टेलीपोर्ट होते ही कुछ समय बाद वह लोग भी वहां से गायब हो गए। कुछ समय बाद माही दीवार के सहारे खड़ी अपने सामने की दिशा में देख रही थी, जहां गुरु धनाचार्य जी माही के दोस्त का इलाज कर रहे थे। बहुत ही कम लोग यह जानते थे कि गुरु धनाचार्य जी एक अच्छे अध्यापक होने के साथ साथ एक बहुत ही काबिल वैद्य भी हैं। माही ने अपने दोस्तों को सीधा उनके गुप्त औषधि कक्ष में टेलीपोर्ट किया था, जहां गुरु धनाचार्य जी अपनी जड़ी बूटियों का प्रशिक्षण कर रहे थे। कुछ समय की जांच पड़ताल के बाद गुरु धनाचार्य जी पीछे खड़ी माही की तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर इस समय काफी गंभीर भाव बने हुए थे। उन्होंने थोड़े गंभीर स्वर में माही से कहा, इन तीनों को ऊर्जा नाशक जहर दिया गया है, जिसके चलते यह लोग धीरे धीरे अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को खो सकते हैं। फिर उन्होंने कुछ समय रुककर आगे कहा, पर राहत की बात यह है कि यह जहर बहुत ही धीमी गति से कार्य करता है, जिससे हमें इसका इलाज ढूंढने के लिए थोड़ा समय मिल सकता है। अपने गुरुदेव की सारी बातें सुनकर भी माही ने कुछ नहीं कहा। वह बस खामोशी से अपनी खाली आंखों से सामने बेहोश पड़े अपने दोस्तों की तरफ देख रही थी। वहीं माही की दशा देखकर गुरु धनाचार्य जी ने भी अभी माही से किसी भी प्रकार का सवाल ना पूछना ही सही समझा। जिस समय माही उनके गुप्त कक्ष में आई थी, वह इस चीज से बहुत हैरान थे और उन्होंने कभी किसी को अपने गुप्त कक्ष के बारे में नहीं बताया था। वह माही से बहुत से सवाल पूछना चाहते थे, पर जब उन्होंने माही के साथ तनिष्क और बाकी सभी को देखा तो वह हैरान हो गए। उन सभी की दशा उस समय काफी गंभीर लग रही थी। सबसे ज्यादा हैरान तो वह उनके हाथों में मौजूद सफेद ड्रैगन को देखकर हुए थे। यह सफेद ड्रैगन बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का पाए जाने वाला ड्रैगन था, जिसे ड्रैगन किंग की गिनती में पहले स्थान पर रखा जाता था। गुरु धनाचार्य जी ने वर्षों पहले एक सफेद ड्रैगन के बारे में सुना था, जो ब्रह्म जंगल में पाया जाता था। कहा जाता है जब रहस्यमयी अकेडमी की शुरुआत की गई थी तो उस समय अकेडमी में बहुत से आक्रमण हुए थे, जिससे उन लोगों को ड्रैगन किंग ने ही बचाया था। वह एक खास प्रजाति का ड्रैगन था जो अपने खास रंग के कारण पहचाना जाता था। चांदी के समान खूबसूरत और अनोखा था। उसी के सम्मान में अकेडमी के पूर्वजों ने कई स्थानों पर ड्रैगन के चित्र बनवाए थे, जो आज रहस्यमयी अकेडमी की एक पहचान भी थी। कुछ लोग रहस्यमयी अकेडमी को ड्रैगन अकेडमी के नाम से भी जानते हैं, पर कहा जाता है कि उस युद्ध के बाद उन्होंने कभी उस ड्रैगन को नहीं देखा, इसलिए वह इस बात को जानने के लिए काफी उत्सुक थे कि आखिर माही को ड्रैगन किंग कहां से मिला, क्योंकि ड्रैगन किंग कभी इंसानों को अपना मालिक स्वीकार नहीं करते थे। तभी माही की आवाज से वह अपनी सोच से बाहर आए। उन्होंने माही की तरफ देखा, जो उनसे उनके छोटे ड्रैगन के बारे में पूछ रही थी। गुरु धनाचार्य जी ने एक नज़र सामने लेटे छोटे ड्रैगन किंग की तरफ देखा। उन्होंने पहले कभी किसी ड्रैगन का इलाज नहीं किया था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि वह उसके लिए क्या कर सकते हैं।
उसके शरीर से बहता सफेद रंग का खून उनकी बहुत कोशिशों के बाद भी वह उसे रोकने में असमर्थ थे। जिस चीज का पछतावा उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, वह जिंदगी में पहली बार अपने आप को इतना लाचार महसूस कर रहे थे। पर तभी उन्हें कुछ याद आया। वह जल्दी से अपने गुप्त औषधि कक्ष से निकलकर अपनी लाइब्रेरी में गए और वहां कुछ ढूंढने लगे। बहुत देर की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें वहां मिल गया, जिसकी तलाश में उन्होंने लगभग अपनी सारी लाइब्रेरी को ही तबाह कर चुके थे। उन्होंने जल्दी से उस किताब को देखा, जिसे देख उनकी आंखें चमक उठी। वह जल्दी से उस किताब को लेकर औषधि कक्ष की तरफ बढ़ गए। चैप्टर 38। गुरु धनाचार्य जी जल्दी से एक किताब को लेकर वापस औषधि कक्ष में लौट आए। जो उदासी उनके चेहरे पर कुछ समय पहले थी कि वह छोटे ड्रैगन किंग को नहीं बचा पाएंगे, पर इस किताब के मिलने से वह उम्मीद अब वापस आ रही थी। वह खुशी खुशी आगे बढ़े और इस बड़ी काली किताब को माही के सामने कर दिया। वही माही जो एक टक सामने बेहोश पड़े अपने छोटे ड्रैगन को देख रही थी, अचानक अपने सामने किताब आने से उसने अपनी नजरें उठाकर सामने खड़े गुरु धनाचार्य जी की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देख रहे थे। जिसे देख माही ने असमंजस में एक नजर गुरु धनाचार्य जी की तरफ देखा और दूसरा उसके सामने रखी किताब पर जब माही का ध्यान उस किताब पर लिखे शब्दों पर गया तो उसकी काली आंखें, जो कुछ समय पहले खाली थी, वह उस पुस्तक को देख चमक उठी। उसने बिना देरी किए जल्दी से उस किताब को अपने हाथों में लिया। तभी गुरु धनाचार्य जी की आवाज माही के कानों में आई, इस पुस्तक के पेज 128 खोलो। जिसे सुन माही ने बिना देर किए जल्दी से किताब के पेज नंबर 128 को खोल दिया। यह किताब खास ड्रैगन के ऊपर लिखी गई थी, जिसमें शायद लगभग इस दुनिया के सभी अनोखे जीवों के बारे में जानकारी दी गई थी। वही उस पेज के ऊपर लिखे शब्दों को माही ने पढ़ा, जिस पर एक सुनहरा ड्रैगन किंग की एक तस्वीर बनी हुई थी। जिसे देख माही थोड़ा चौंक गई। यह तस्वीर उसके छोटे ड्रैगन की तरह ही लग रही थी। हाँ, यह उसके पिता थे। माही ने बहुत ध्यान से उस बड़े ड्रैगन को देखा, या हुबहू उसी की तरह लग रहे थे। इस तस्वीर को देखकर अचानक माही को उस समय की याद आ गई, जब उसने छोटे ड्रैगन के पिता को यह वादा किया था कि वह उनके बेटे की रक्षा करेगी। माही कुछ समय चुपचाप उस तस्वीर को देखते रही, पर उसने जल्दी ही अपने इमोशंस पर काबू किया और जल्दी से उस पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर ड्रैगन किंग कभी घायल हो गया तो उसे किसी भी जड़ी बूटी से सही नहीं किया जा सकता। कहा जाता है इनका सफेद रक्त जितना इनकी शक्तियों के लिए वरदान होता है, उतना ही इन लोगों के लिए श्राप भी होता है, क्योंकि अगर यह कभी घायल हो गए तो इनको ठीक सिर्फ इनके रक्त संबंधी द्वारा ही किया जा सकता है। जिसे पढ़ गुरु धनाचार्य जी और माही के चेहरे पर जो उम्मीद नजर आई थी, वह अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी। माही जानती थी कि छोटे ड्रैगन का कोई भी रक्त संबंधी नहीं है, क्योंकि उसके पिता ने तो उसे बचाने के लिए पहले ही अपनी जान दे दी थी। माही को आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके हाथों से किसी रेत की तरह छूटता जा रहा है, जिस वजह से माही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वह इस समय कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। तभी माही के मन में अचानक बड़े ड्रैगन की छवि नजर आई। जिस समय वह अपनी सारी शक्तियां माही को दे रहे थे, तब उन्होंने माही से कहा था कि आज से तुम और मेरा बेटा आपस में जुड़ चुके हो। अचानक यह सब याद आते ही माही ने तुरंत अपनी आंखें खोली। वह कैसे भूल सकती है कि उसके अंदर भी ड्रैगन की शक्तियों का कुछ अंश था। जिसे देख माही तुरंत छोटे ड्रैगन की तरफ बढ़ी। उसने अपने पास से एक धारदार चाकू निकाला और अपनी हथेली को काटकर अपने हाथों को छोटे ड्रैगन के पंजों से जोड़ लिया, जिससे उन दोनों का रक्त आपस में मिलने लगा। उसने अपनी आंखें बंद करी और अपनी ऊर्जा को छोटे ड्रैगन के अंदर भेजने लगी। वहीं पास खड़े गुरु धनाचार्य जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र कर क्या रहा है। वह बस असमंजस में भरे रुद्र की तरफ देखते रहे। तभी एक सफेद रोशनी ने माही और छोटे ड्रैगन को धीरे धीरे हवा में उठा लिया, जिसे देख गुरु धनाचार्य जी की आंखें चौड़ी हो गई। अचानक उनके पैर खुद ही खुद पीछे की तरफ जाने लगे। वह अपने सामने के नजारे को देखकर बहुत ही हैरान परेशान थे। इस समय माही और छोटा ड्रैगन हवा में तैर रहे थे। उनके आसपास से बहुत ही मात्रा में सफेद रोशनी निकल रही थी, जो धीरे धीरे छोटे ड्रैगन के जख्मों को भरती जा रही थी। पर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस समय माही अपने असली रूप में आने लगी थी। उसके छोटे काले बाल अचानक से लंबे होने लगे। उसका पूरा शारीरिक रूप धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा था, क्योंकि इस समय उसने अपनी आधे से ज्यादा शक्तियाँ अपने छोटे ड्रैगन के शरीर में प्रवेश करा दी थी,
जिस वजह से उसके द्वारा बनाया गया जादू धीरे धीरे टूटने लगा। उसके लंबे बाल अब एक सुनहरी रोशनी की तरह चमक रहे थे। वही अपने सामने के नज़ारे को देखकर गुरु धनाचार्य जी सदमे में ही चले गए थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनका यह शिष्य कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। उन्हें सबसे ज्यादा सदमा तो इस बात का था कि वह अपने आसपास के किसी भी जादू को आसानी से पहचान सकते थे, पर शायद यह पहली बार था जब वह माही के जादू को पहचान नहीं पाए। उन्हें कभी इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि रुद्रा ने अपना रूप बदल रखा है। कुछ समय इसी तरह अपनी ऊर्जा छोटे ड्रैगन को देने के बाद माही अब अंदर से बहुत कमजोर होने लगी थी और तभी वह तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरने लगी। अब उसके शरीर की बची कुची शक्तियां भी समाप्त होने लगी थी। वही गुरु धनाचार्य जी जो अभी सदमे में खड़े उन्हें देख रहे थे, अचानक माही को ऐसे गिरता देख वह जल्दी से अपने होश में वापस आए। उन्होंने अपनी शक्तियों की मदद से गिरती हुई माही और छोटे ड्रैगन किंग को बीच हवा में ही पकड़ लिया और उन्हें पास के एक बिस्तर पर लेटा दिया। वह धीरे धीरे माही और छोटे ड्रैगन की तरफ बढ़े, जिनके शरीर से अभी भी थोड़ी थोड़ी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उन्होंने ध्यान से माही की तरफ देखा, जिसका पूरा रूप अब बदल चुका था। थोड़ी देर के लिए तो गुरु धनाचार्य जी माही को देखकर हैरान थे, क्योंकि वह इस समय किसी सफेद मूरत के समान सुंदर और मनमोहक लग रही थी। माही लड़के के अवतार में भी काफी सुंदर थी, पर उसके लड़कियों वाले रूप का मुकाबला शायद ही कोई कर सकता था। धनाचार्य जी को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका शिष्य एक लड़की है। उन्हें पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वह कोई स्वप्न देख रहे हैं या उन्हें कोई भ्रम हुआ है, पर माही को अपने सामने देख बेचारे गुरु धनाचार्य जी सदमे के कारण पास रखी कुर्सी पर गिर गए। वह बस एक तक अपनी हैरान परेशान आंखों से अपने सामने मूर्छित पड़ी छोटी सी लड़की को देख रहे थे, जिसने कितनी आसानी से उन्हें मूर्ख बना दिया था। आज उन्हें अपनी शक्तियों पर ही शक होने लगा था कि क्या वह सच में इतने शक्तिशाली हैं या वह अब उम्र के साथ कमजोर होते जा रहे हैं, जो एक छोटी सी बच्ची द्वारा मूर्ख बनाए गए। अब तो माही उन्हें किसी पहेली से कम नहीं लग रही थी, जिसे सुलझाना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया था। वह पहले ही माही की इतनी शक्तियों का राज पता नहीं लगा पा रहे थे, ऊपर से उसका इस समय अपना रूप बदलने का कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उनके मन में हजारों सवाल चल रहे थे, जिसका जवाब उन्हें सामने मूर्छित लेटी हुई छोटी सी लड़की दे सकती थी। अब तो उन्हें संदेह होने लगा था कि पता नहीं रुद्र ने और कितने राज अपने अंदर छुपा रखे हैं। चैप्टर 39। अब आगे गुरु धनाचार्य जी अब माही के होश में आने का इंतजार करने लगे, क्योंकि अब माही ही उनके दिमाग में चल रहे हजारों सवालों का जवाब दे सकती थी। वहीं छोटे ड्रैगन को अपनी ऊर्जा देने के बाद माही काफी कमजोर हो गई थी, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि वह एक गहरी नींद में चली गई है। कुछ समय बाद माही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका सर बहुत भारी हो रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोल आसपास अपने दोस्तों को देखने के लिए आंखें घुमाई, पर उसके सामने का नजारा देख वह थोड़ी हैरान थी, क्योंकि माही इस समय औषधि कक्ष में नहीं बल्कि अपने कक्ष में पहुंच गई थी, जिसे देख वह थोड़ी हैरान थी कि वह अचानक यहाँ कैसे आ पहुंची। तभी उसे अपने सामने तनिष्क और छोटा ड्रैगन नजर आए। वह दोनों बिल्कुल ठीक लग रहे थे, जिसे देख माही थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई, पर खुश भी थी कि उसके दोस्त ठीक हो गए। तभी तनिष्क माही की तरफ बढ़ा, जिसे देख माही मुस्कुरा दी, पर तनिष्क चलते हुए अचानक माही के शरीर के आर पार हो गया। यह देख माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। यह क्या हुआ उसके साथ? वह अपने दोस्तों को देख सकती है, पर वह उसे देख नहीं पा रहे हैं। यह उसके साथ क्या हो रहा था? तभी माही को कुछ याद आया। अचानक ही माही को सब कुछ समझ आने लगा। जिस समय उसने छोटे ड्रैगन को अपनी शक्तियाँ दी थी, शायद उसी कारण उनका शरीर आपस में जुड़ गया। इसी कारण कुछ समय के लिए वह छोटे ड्रैगन की यादों में पहुंच गई थी, जिसे देख वह थोड़ी हैरान भी थी और खुश भी। अब माही की खुशी का कारण हम सबको बाद में पता चलेगा। तभी उसे तनिष्क की आवाज आई, जिसे सुन माही ने सामने की तरफ देखा, जहां तनिष्क मुस्कुराते हुए छोटे ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा था। वह छोटे ड्रैगन के पास जाकर उसे खाना खिलाते हुए उससे माही की बहुत सारी बातें कर रहा था, क्योंकि माही के जाने के बाद छोटा ड्रैगन बहुत उदास था, जिसे देख माही मुस्कुरा दी। पर अचानक तनिष्क के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, जिसे सुन तनिष्क अपने कक्ष का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। उसने दरवाजा खोलकर देखा। दरवाजे पर एक मोटा लड़का खड़ा था, जिसे देखते ही माही पहचान गई कि यह वही सीनियर है
जिसे माही ने एकेडमी के पहले दिन मारा था। तनिष्क उस सीनियर को यहाँ देखकर थोड़ा हैरान था। वह अभी इस सीनियर को कुछ कहता कि तभी सीनियर ने कहा, एकेडमी के पीछे वाले जंगल में अध्यापक ने सभी को इकट्ठा होने के लिए कहा है, इसलिए चलो मेरे साथ। जिसे सुन तनिष्क असमंजस में उसे देखने लगा। वह अभी कुछ समय पहले ही अपनी कक्षा से ही आया था, परंतु तब उसके अध्यापक ने उससे कुछ नहीं कहा। वह अभी सीनियर से कुछ कह पाता, तभी उस सीनियर ने थोड़ा चिढ़ते हुए तनिष्क से कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का। वह तो मुझे अध्यापक ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आ गया। तनिष्क पहले से ही उस सीनियर से घबराता था। वही उसका इतना गुस्सा देखकर वह घबरा गया। उसने कुछ समय तक सोचा और फिर छोटे ड्रैगन को अपने साथ लेकर उस सीनियर के पीछे पीछे चल दिया। वही तनिष्क को अपने साथ आता देख मोटे सीनियर के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई, जिसे तनिष्क नहीं देख पाया क्योंकि वह सीनियर उससे आगे चल रहा था। इसी तरह चलते हुए वह लोग एकेडमी के बाहर निकल एकेडमी के पीछे वाले जंगलों में पहुंच गए। तनिष्क ने पूरे रास्ते यह नोटिस किया कि उसके अलावा कोई भी बच्चा इस रास्ते पर नहीं जा रहा था। उसने कई बार उस सीनियर से सवाल भी किया, पर उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे वह लोग जंगल की ओर अंदर आ गए। तभी तनिष्क की नज़र सामने खड़े अपने दोस्तों रोशनी और विशाल पर गई। अब उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। उससे पहले ही सीनियर पर शक हो गया था। तनिष्क जल्दी से आगे बढ़ रोशनी और विशाल के पास पहुंचा। वही तनिष्क को देख वह दोनों भी इतने ही हैरान थे जितना हैरान तनिष्क था। तभी विशाल ने आगे बढ़ तनिष्क से सवाल किया, तनिष्क भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसे सुन तनिष्क ने कहा, मैं भी यही सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हमें कुछ बच्चों ने कहा था कि हमें अध्यापक ने बुलाया है, विशाल ने कहा। अभी वह लोग कुछ आगे और बातें कर पाते तभी एक तलवार तेजी से उनकी तरफ बढ़ी, जिसे देख रोशनी और विशाल हैरान हो गए। पर शायद तनिष्क को पहले ही शक हो गया था, इसलिए तलवार उन्हें लग पाती उससे पहले ही तनिष्क ने अपनी अग्नि शक्ति का उपयोग कर उसे बीच में ही नष्ट कर दिया। जिसे देख वहां एक साथ बहुत सारे लोग अचानक आ गए और वह सब उन तीनों पर हमला करने लगे। पर वह तीनों दोस्त भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने जल्दी से अपने आप को संभाल लिया और अपने हथियार निकालकर एक एक कर उन सभी को मारने लगे। विशाल अपनी पृथ्वी शक्ति की ताकत से उन सभी को जमीन में फंसा देता। वहीं रोशनी अपनी तेज तलवार से अपने कई दुश्मनों को मौत के घाट उतार चुकी थी। तनिष्क भी अपने 2 तत्वों का प्रयोग कर उन सभी पर लगातार वार किए जा रहा था। काफी देर के संघर्ष के बाद उन तीनों दोस्तों ने सभी दुश्मनों को बुरी तरह हरा दिया था। जिसे देख वह मोटा सीनियर, जो कुछ समय पहले उन पर हमला होता देख थोड़ा खुश था, उन्हें इस तरह अपने दुश्मनों को मारता देख वह थोड़ा घबराने लगा था, क्योंकि वह तीनों बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जिसे देख वह घबराने लगा। उसने जल्दी से अपने चाबुक को बाहर निकाला और उन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। वही रोशनी, विशाल और तनिष्क उसके इस वार से बहुत आसानी से बच गए। वह आज बहुत क्रोधित थे। उन्होंने उस मोटे सीनियर को पहले इसलिए छोड़ दिया था ताकि उन लोगों के लिए कोई बड़ी मुसीबतें ना खड़ी हो पाए। वह शांति से यहाँ अपनी शिक्षा पूर्ण कर अपने कबीले में लौटना चाहते थे, पर शायद कुछ लोगों को यह मंजूर नहीं था कि वह अपनी शिक्षा शांति से पूर्ण करे। तनिष्क ने अपनी अग्नि शक्ति को अपने हाथों में इकट्ठा कर जैसे ही उन पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, तभी 3 तीर अचानक ही उन लोगों को आकर लगे। जिसे देख उन्होंने असमंजस में पीछे मुड़कर देखा तो सामने खड़े लोगों को देखकर वह और भी अधिक गुस्से में भर गए। सामने राजकुमारी रूपाली, अंश और उसके कुछ साथी खड़े थे। वही रूपाली को देखकर रोशनी गुस्से में पागल हो गई थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, रूपाली ये क्या मजाक है और क्यों आई हो तुम यहाँ? क्या एक बार हार कर तुम्हारा मन नहीं भरा? जिसे सुन रूपाली के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हार और जीत का फैसला अब मैं करूंगी। तुम 2 कौड़ी के इंसान, तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या तुम्हें लगता है तुम जैसे गरीब लोग हम जैसे राजघराने के बच्चों को आसानी से हरा सकते हो और हम कुछ नहीं करेंगे? वही रोशनी गुस्से में अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ी। तभी अचानक ही रोशनी की तलवार उसके हाथों से छूट गई। अचानक ही उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे पैरालाइज हो रहा है। वहीं विशाल और तनिष्क की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उनका शरीर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोता जा रहा था। जिसे देख उन्होंने गुस्से में अपने सामने खड़े लोगों को देखा, जो एक धूर्त मुस्कान के लिए उनकी तरफ देख रहे थे। तभी रूपाली ने आगे आते हुए रोशनी के सीने पर एक जोरदार लात मारी,
जिससे वह पीछे की तरफ गिर गई, पर वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। जिसके गुस्से में वह झटपटाने की कोशिश करने लगी, पर ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे शरीर को किसी मजबूत जंजीर ने जकड़ लिया हो। उन तीनों को इस तरह झटपटाते देख रूपाली ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे इतना भी क्या जल्दी है? क्या हुआ? क्या तुम्हारा शरीर सुन पड़ रहा है? क्या तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हो? फिर उसने हंसते हुए कहा, हाँ, यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने आगे बढ़कर एक तीर को विशाल के पैरों से निकालते हुए अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हें पता है, यह जो तीर हमने तुम्हें मारे हैं, यह कोई साधारण तीर नहीं थे। इसमें एक खास तरह का जहर लगवाया था, और मजे की बात यह है कि यह जहर धीरे धीरे तुम सबकी ऊर्जा को नष्ट कर देगा, और वह भी बहुत दर्दनाक तरीके से। और तुम लोग सिर्फ अपने शरीर में होते दर्द को बर्दाश्त कर सकते हो, पर ना ही चिल्ला सकते हो और ना ही इसका इलाज कर सकते हो। फिर उसने अपनी नफरत भरी आंखों के साथ उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, यह सब तुम लोगों के कारण हुआ। अगर तुम लोग पहले मेरे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाते तो यह तुम्हारे साथ कभी नहीं होता। वही रूपाली की बात सुन उन तीनों की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह करना और कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर उस जहर के असर के कारण वह अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे। तभी अचानक रूपाली की एक जोरदार चीख निकल गई, जिसे सुन उन तीनों ने सामने की तरफ देखा, जहां छोटा ड्रैगन ने उन सभी के ऊपर हमला कर दिया था। वह बुरी तरह उन लोगों को मारने लगा। किसी को वह अपनी पूंछ की शक्ति से उड़ा देता तो किसी के चेहरे पर गहरे गहरे घाव बनाने लगा। वहीं वह लोग अपने सामने हमला करते हुए सफ़ेद बिल्ली को रोकने की कोशिश करने लगे, पर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही शक्तिशाली है, जिसे देख वह सब डर कर तुरंत वहां से भागने लगे, क्योंकि वह जिस कार्य के लिए यहाँ आए थे वह पूरा हो गया था। वहीं उन लोगों को ऐसे भागता देख रोशनी, विशाल और तनिष काफ़ी खुश हो गए कि भले ही उनका दोस्त रुद्र आज उनके साथ नहीं है, पर उनकी रक्षा के लिए आज उसकी यह छोटी सफ़ेद बिल्ली उनके साथ थी। तभी एक काली शक्ति ने पीछे से छोटे ड्रैगन के ऊपर वार किया, जिसे देख माही ने तुरंत पीछे पलटकर देखा, पर अचानक ही उसके सर से बहुत तेज दर्द होने लगा और वह उस जगह से गायब होने लगी। चैप्टर 40। वही खड़ी माही जो यह सारी घटना अपनी आंखों से देख रही थी, उसे रूपाली और बाकी सभी लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से के कारण उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी और उसकी आंखें लाल हो गई थी, जो इस समय बहुत ही भयानक लग रही थी। वह जानती थी कि वह कुछ नहीं कर सकती, जिसका गुस्सा उसे और भी ज्यादा था। वह सामने खड़ी होकर बस अपने दोस्तों को तड़पते हुए देख सकती थी, जो उस जहर के कारण जमीन पर पड़े झटपटा रहे थे। उसने रूपाली की बातों को ध्यान से सुना था। रूपाली के एक एक शब्द माही के कानों में किसी गर्म कांच की तरह चुभ रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाकर इन सभी को जान से मार डाले, पर तभी उसने अपने छोटे ड्रैगन को अपने दोस्तों को बचाते हुए देखा, जिसे देख उसका गुस्सा हल्का हल्का शांत होने लगा। सभी को यही लग रहा था कि यह एक बिल्ली है, पर सच तो माही ही जानती थी कि उसका छोटा ड्रैगन इंसानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। बेशक अभी उसके पास उसकी पूरी शक्ति नहीं थी, पर तब भी वह इन लोगों का सामना बहुत ही आसानी से कर सकता था। पर अचानक ही एक काली शक्ति उसके छोटे ड्रैगन से टकराई, जिसने उसके छोटे ड्रैगन के शरीर पर बहुत बुरा असर डाला। यह देख माही जल्दी से पलटकर उस हमलावर को देखना चाहती थी, जिसने अचानक ही यहाँ आकर उस पर हमला कर दिया था। पर तभी उसके सर में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगा और वह वापस अपनी दुनिया में आने लगी। उसकी बहुत कोशिशों के बाद भी माही उस हमलावर को नहीं देख पाई। जब दोबारा माही ने अपनी आंखें खोली तो इस समय वह गुरु धनाचार्य जी की औषधि कक्ष में थी। उसने ध्यान से कक्ष को देखा, जहां एक तरफ उसके तीनों दोस्त और एक छोटा ड्रैगन बेहोश पड़े थे। तभी उसकी नज़र दूसरी तरफ गई, जहां गुरु धनाचार्य जी एक कुर्सी पर बैठे सो रहे थे, जिन्हें देख माही कुछ पल उन्हें ध्यान से देखती रही। फिर वह उनसे नजरें फेरते हुए ऊपर की दिशा में देखने लगी। उसके दिमाग में इस समय बहुत से सवाल चल रहे थे, जिसका जवाब उसके पास नहीं था। जब उसने अपने दोस्तों को उस गुफा में ढूंढा था, तब उसने पहली बार उनकी यादें पढ़ने की कोशिश की थी, पर उसे कुछ नजर नहीं आया था। वह उसके साथ पहली बार हुआ था कि वह बहुत कोशिशों के बाद भी उनकी यादें पढ़ नहीं पा रही थी। इस समय माही ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को वहां से निकालकर वापस अकेडमी लाना था। पर अब यह दूसरी बार हुआ है कि वह उनकी यादों को नहीं देख पा रही थी। वह बस उनके कुछ ही समय की यादें देख पाई थी, पर उस समय उसका छोटा ड्रैगन इतना घायल नहीं था।
जितना वह इस समय था। माही यह जानने के लिए और भी ज्यादा परेशान हो रही थी कि उसके दोस्तों के साथ असल में हुआ क्या था। वह इतना तो जान गई थी कि तनिष्क, रोशनी और विशाल रूपाली और उसकी साजिशों का शिकार हुए थे, पर उस हादसे में उसके छोटे ड्रैगन का नुकसान नहीं हुआ था तब तक जब तक उस काली शक्ति ने उनके ऊपर हमला न किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर काली शक्ति थी किसकी और कौन है इतना शक्तिशाली व्यक्ति जो किसी की यादों को इतनी आसानी से मिटा सकता है, और वह लोग उस गुफा तक कैसे पहुंचे थे। इसी तरह के ना जाने कितने ही सवाल इस समय माही के दिमाग में चल रहे थे, जो अब माही को परेशान करने लगे थे। उसके पास सवाल अनगिनत थे, पर उनका जवाब माही के पास नहीं था। वह चाहकर भी अपने दोस्तों की यादें नहीं पढ़ पा रही थी, और छोटे ड्रैगन को वह और तकलीफ नहीं दे सकती थी। छोटे ड्रैगन के कारण ही वह अपने दोस्तों तक पहुंच पाई थी। जब पहली बार माही के सर में दर्द हुआ था, तब उसे उस जंगल के कुछ विजन्स आए थे। इसलिए माही यह जानने अकेडमी के पीछे वाले जंगल में गई थी कि आखिर क्यों बार बार उसे यह विजन आ रहे थे। माही को अब थोड़ा थोड़ा समझ आया कि वह विजन उसे उसके छोटे ड्रैगन द्वारा भेजे गए थे। शायद इसी कारण वह और भी ज्यादा कमजोर हो गया था, क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। माही अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज आई, जिसे सुन वह जल्दी से खड़ी हो गई। वह इस समय बहुत सतर्क थी, पर अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वह शांत हो गई। उसने अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए सामने खड़े अपने गुरु धनाचार्य जी से कहा, गुरुदेव। पर इतना कहते ही माही रुक गई। उसकी असल आवाज वापस आ गई थी। हाँ, यह उसके लड़कों वाली आवाज नहीं थी। जिसे महसूस कर माही ने धीरे से अपने सर को हाथ लगाया, तो उसके सर के छोटे बालों की जगह लंबे घने बाल थे, जिसे समझ माही ने एक गहरी सांस ली। वह कैसे भूल सकती है कि उसके पास अभी इतनी ऊर्जा नहीं बची थी कि वह वापस अपना रूप बदल सके। माही ने कुछ सोचते हुए सामने की तरफ देखा, जहां गुरु धनाचार्य जी अपनी आंखों में हजारों सवाल लिए माही की तरफ देख रहे थे। कुछ समय के लिए वह दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जैसे आंखों से ही वो अपना जवाब एक दूसरे को बता देना चाहते हो। पर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उनकी आंखों में इतने सवाल थे कि माही को उन्हें समझाना ही पड़ता। तभी गुरु धनाचार्य जी ने अपना गला साफ करते हुए माही की तरफ पानी का एक गिलास बढ़ा दिया, जिसे देख माही ने पहले एक नज़र अपने सामने रखे पानी पर डाली और दूसरी धनाचार्य जी पर, जो अब वापस अपनी कुर्सी में जाकर बैठ गए थे। माही ने भी कुछ नहीं कहा और पानी पी लिया। माही जानती थी कि अब सच्चाई छुपाने का कोई फायदा नहीं था। उसे अपने गुरु को सारा सच बताना ही होगा। वैसे अब उसे गुरु धनाचार्य जी पर विश्वास होने लगा था। उन्होंने ही उसकी बहुत मदद की थी, और शायद आगे भी वही उसकी मदद कर सकते थे। इसलिए माही ने उन्हें सच बताने का फैसला कर लिया था। चैप्टर 41। माही ने पानी पीते हुए एक नज़र सामने बैठे अपने गुरु धनाचार्य जी पर डाली, जो उसी की तरफ देख रहे थे। जिन्हें देख माही ने एक गहरी सांस ली और पानी का गिलास रखकर गुरु धनाचार्य जी की तरफ देखा। तभी माही ने कहा, आपको कुछ पूछना है गुरुदेव? वहीं गुरु धनाचार्य जी माही को होश में आता देख राहत महसूस की। वह माही के अचानक बेहोश होने से बहुत घबरा गए थे। वह बहुत समय में अपने होश में आई थी। माही के होश में न आने से पहले उसके पास माही के लिए अनगिनत सवाल थे, पर अब माही को अपने सामने सही सलामत देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां से अपनी बातों को शुरू करे। उन्हें पहले क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। वह अभी इसी दुविधा में बैठे थे। अपने सामने बैठी माही की तरफ देख रहे थे। इस समय उनके चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव बने हुए थे। वही माही जो उनके बिल्कुल सामने बैठी थी, शायद वह गुरु धनाचार्य जी की मन की दुविधा को समझ गई थी, इसलिए उसने खुद ही अपने बारे में बताने का फैसला किया। माही ने कहा, गुरुदेव, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तभी गुरु धनाचार्य जी ने थोड़े हिचकिचाते हुए माही से कहा, रुद्रा। पर तभी वह अचानक रुक गए, जिसे समझ माही ने उनसे कहा, मेरा नाम मीरा है। जिसे सुन धनाचार्य जी ने माही की तरफ देखा। माही ने आगे कहा, मैं भीमपुर राज्य के राजा तेज प्रताप सिंह की दूसरी बीवी कल्याणी की पुत्री हूँ। मैं भीमपुर राज्य की छोटी राजकुमारी मीरा तेज प्रताप सिंह हूँ। वही माही के बारे में जानकर गुरु धनाचार्य जी कुछ देर के लिए तो सदमे में ही चले गए। उन्हें तो लगा था कि माही कोई साधारण परिवार से होगी, परंतु उन्हें नहीं पता था कि माही उनके सर पर इतना बड़ा बम अचानक से फोड़ देगी। वही माही ने गुरु धनाचार्य जी के बनते चेहरे के भावों पर ध्यान न देते हुए अपने बारे में आगे बताना शुरू किया।
वही माही जैसे जैसे अपने बारे में बताती जा रही थी, आचार्य धनाचार्य जी बेचारे कभी सदमे में जाते तो कभी उसके कारनामे सुनकर अपना सर पकड़ लेते। धीरे धीरे माही ने अपने बारे में सब कुछ साफ साफ गुरु धनाचार्य जी को बता दिया कि किस तरह साजिशों के चलते अपने घर से निकाल कर यहाँ आना पड़ा और क्यों उसने अपना रूप इस तरह बदला, किस तरह अगर वह राजकुमार सूर से बचकर यहाँ रहस्यमय अकेडमी में आई। वही माही की कहानी सुन बेचारे आचार्य धनाचार्य जी तो कुछ समय के लिए तो सदमे में ही बैठ गए थे। वही माही ने अपनी सारी कहानी बताकर जब उसने अपना सर उठाकर सामने बैठे अपने गुरु की तरफ देखा तो वो थोड़ा डर गई, क्योंकि गुरु धनाचार्य जी बेहोश हो चुके थे। जिसे देख माही ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए एक गिलास में पानी लेकर पानी की कुछ बूंदें उनके ऊपर डालने लगी। वहीं कुछ समय की कोशिशों के बाद आखिरकार माही अपने गुरु धनाचार्य जी को होश में ला ही दिया। वही गुरु धनाचार्य जी अपने होश में आकर अपने सामने बैठी लड़की को एकटक देखते रहे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी उम्र में माही इतने बड़े कारनामे कर कर आई है। वह अकेले इतने खतरनाक जंगलों को पार कर यहाँ रहस्यमय अकेडमी तक पहुंची थी, और वह भी उस इंसान को पागल बनाकर जिसे सभी राज्यों में सबसे समझदार, बुद्धिमान और ताकतवर राजकुमार होने का खिताब दिया गया था। कुछ देर बाद आचार्य धनाचार्य जी सामने एक कुर्सी पर बहुत ही गंभीर भाव लिए बैठे हुए थे। उन्हें कुछ देर पहले की हुई अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी हो रही थी। वह एक सभ्य और समझदार अध्यापक थे, वह इस तरह बर्ताव नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपना गला साफ करते हुए सामने बैठी माही की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही गंभीर भाव बने हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि माही को अपनी सच्चाई गुरु धनाचार्य जी को बताकर भी कोई डर नहीं था, जिसे जानकर वह काफी खुश थे। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि शायद माही उन पर विश्वास करने लगी है, पर अभी भी माही के चेहरे पर परेशानी के भाव बने हुए थे। जिसे देख गुरु धनाचार्य जी ने माही से सवाल किया, माही ने उन्हें अपना नाम मीरा कहने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि वह अपना पिछला जीवन भूलना चाहती है, इसलिए वह उसे अब माही के नाम से ही बुलाए। वही माही के बारे में जानकर गुरुदेव को भी उसके लिए काफी बुरा लग रहा था कि वह किस तरह अपनों के ही साजिशों का शिकार हुई, इसलिए उन्होंने भी उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और शांति से उसकी बातें मान ली। वहीं अपने गुरु की आवाज सुन माही ने गुरु धनाचार्य जी की तरफ देखा। क्या हुआ, कोई समस्या है? गुरु धनाचार्य जी ने माही के चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल किया, जिसे सुन माही कुछ समय तक चुप रही। फिर उसने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए गुरु धनाचार्य जी से सवाल किया, गुरुदेव, क्या किसी की यादों को मिटाया जा सकता है? जिसे सुन गुरु धनाचार्य जी कुछ समय के लिए चुप हो गए। उन्हें माही के सवाल का कारण तो पता नहीं था, पर वह इतना समझ गए थे कि माही कोई भी सवाल बिना किसी कारण के नहीं पूछेगी। इसलिए उन्होंने कुछ देर सोच विचार करने के बाद कहा, हाँ, हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली हो और उसको उसके पांचों तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण हो तो ऐसा किया जा सकता है, पर इसमें उसकी कुछ समय की यादों को मिटाया जा सकता है, किसी की पूरी यादों को खत्म नहीं कर सकते हैं। जिसे सुन माही ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वह इस समय किसी गहरी सोच में थी, जिसे समझ पाना अब गुरु धनाचार्य जी के लिए मुश्किल हो रहा था, पर उन्होंने माही से ज्यादा सवाल नहीं किए। तभी माही ने एक बार फिर गुरु धनाचार्य जी से सवाल किया, गुरुदेव, अकेडमी की प्रतियोगिता कब है? जिसे सुन गुरु धनाचार्य जी ने कहा, आज से 2 दिन बाद इन वर्षों की पहली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिसे सुन माही के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई।